कल हम जाने थे कल हम इस एक्सरसाइज को लास्ट किए थे बच्चों। आज हम इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आपका सबको जवाब देना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्लास 10th, इससे रिलेटेड आपको हम आज ऑब्जेक्टिव जो पूछेंगे, आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? अच्छा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? बच्चों, आपको यह बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? वह बस किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? आंख के जिस भाग पर पड़ता है, कॉर्निया है कि रेटिना है कि पुतली है कि आइरिस है? हमारे आंसर को इग्नोर करके आप चलिएगा, बोलिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो रेटिना। बच्चों याद रखिएगा, ये रेटिना है। रेटिना में ही वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर पड़ता है। यानी मतलब कहने का है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमारे आंख में कहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो रेटिना। अगला है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए? हमारा आंख अगर सही है तो देखने की सबसे अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए? सभी बच्चे बोलते जाइए, आंसर देते जाइए। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? एक अच्छा आंख अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकता है? क्या दिक्कत है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं? हेलो, आप हर एक बच्चा माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जितना क्वेश्चंस पूछते हैं आप देख करके तुरंत जवाब दीजिए। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी बच्चों अनंत होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सही है। आंख व्यवहार होता है, आंख किस तरह से व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह कि उत्तल दर्पण की तरह? आंख अवतल दर्पण तरह होता है क्या, कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की तरह होता है, या समतल दर्पण की तरह होता है, या इनमें से कोई नहीं? आंख किस तरह इनमें से व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर में, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। थैंक यू, सही बोले आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? प्रकाश बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र में वैसा भी बिंदु है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु की पीत बिंदु की दूर बिंदु की निकट बिंदु? उसको हम लोग अंध बिंदु बोलते हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। याद रखिएगा, मानव नेत्र में ऐसा भाग है अंध बिंदु जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। मानव नेत्र के एक भाग है अंध बिंदु जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। याद रखना है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस भाग का नाम क्या है बच्चों? आप लोगों को पता होगा, दृष्टि पटल, इसी को रेटिना भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। मानव नेत्र जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को देख सकती है। देखिए, हमारा जो आंख है विभिन्न दूरी की वस्तु को भी फोकसित कर पाता है। इसका क्या कारण है? मानव नेत्र दूर या नजदीक रखी वस्तुओं को फोकसित कर पाता है, इसका क्या कारण है?
समंजन क्षमता। जी थैंक यू, समंजन क्षमता, बहुत अच्छा, समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकते उस नेत्र में कौन प्रॉब्लम है? हमारा आंख अगर हमारा आंख अगर निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा है तो हमारे आंख में कौन सा प्रॉब्लम है? वाह थैंक यू, दूरदृष्टि दोस्त। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा, आभासी और सीधा कि वास्तविक, और सीधा कि वास्तविक, और उल्टा कि आभासी और उल्टा, कैसा होता है? आभासी और उल्टा, सॉरी आभासी नहीं, वास्तविक और उल्टा। सी नंबर, वास्तविक और उल्टा। किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा रंग बिरंगा संसार में आपको जानना है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, आइरिस द्वारा, के नेत्र लेंस द्वारा, के सिलियरी पेशिया द्वारा, के कॉर्निया द्वारा। नेत्र लेंस में दूर या नजदीक की वस्तुओं को किस किस प्रकार हम देख पाते हैं? आइरिस के द्वारा, के नेत्र लेंस के द्वारा, के सिलियरी पेशिया के द्वारा, के कॉर्निया के द्वारा, किसके द्वारा? सिलियरी मसल्स अगर नहीं रहती तो हम दूर या नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते। हाँ, एक बात ये तो है सिलियरी मसल्स का, लेकिन हाँ, सपोर्ट करता है लेंस को, लेकिन काम करता है सिलियरी मसल्स। तो याद रखेंगे सिलियरी मसल। किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ रहे हैं कि नहीं? यस नो, पूरे कॉन्फिडेंस रखना है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी है डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन? आपको बताए थे प्यूपिल के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन? परितारिका, आइरिस, यही ना? याद रखिएगा, आइरिस, इसी को परितारिका बोलते हैं। ये परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को। हाँ, यही चीज तो आपको 10 दिन, कितना आज 12 तारीख हो गया ना, 11 तारीख, 11, अच्छा 17, एक सप्ताह के बाद तो यही सब चीज आपको एग्जाम में आएगा है। इसलिए बढ़िया से अभी तुरंत दिमाग लगाइए, याद कीजिए। चलिए बोलिए तो, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? फास्ट बोलिए। दीर्घ तंत्रिका के भांति की पुतली की भांति की परितारिका के भांति की परिवर्ती द्वारक की भांति, किसके द्वारा भांति? आंख की पुतली शटर जैसा काम करती है। हम आपको बताए थे कि आंख की पुतली जो है शटर के जैसा काम करती है, और शटर हुआ यही, परिवर्ती द्वारक की भांति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कॉर्निया के पीछे एक संचरण होता है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, सॉरी, कॉर्निया के पीछे की जो संरचना होती है क्या कहलाती है? कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है, थैंक यू, परितारिका कहते हैं। याद रखना है पूरे डिटेल से। चलिए नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होती है? निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होती है? इसका कारण आपको अब बताना है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, या नेत्र लेंस का गोलक की लंबाई घट जाना, कि सभी कथन सही है? इसमें क्या होना चाहिए? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, कि नेत्र लेंस की वक्रता घट जाता है, कि नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है, कि सभी कथन सही है? इसमें क्या होना चाहिए? नेत्र गोलक, याद नहीं किए हम लोग, आप लोग याद नहीं किया, आज देख करके नहीं आया। ठीक है, अभी देखिए, अभी याद कीजिए। अभी हम
क्लास में तो बता ही रहे, बढ़िया से देखिएगा। बढ़िया से देखिएगा, हर एक चीज याद रहेगी तब। चलिए नेक्स्ट आए। एक ए नंबर तो जान गए कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण हमको कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। उसके बाद हमको जानना है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन चश्मा आप लगाए थे? निकट दृष्टि दोष में आप कौन सा चश्मा लगाए थे? उत्तल की, अवतल की, समतल की, सभी चश्मा? अवतल लेंस का चश्मा लगाए थे, अवतल लेंस का चश्मा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? पुतली। कौन? प्यूपिल। क्या बोले बच्चों? पुतली। प्यूपिल नामक पुतली जो होता है। आप एक मिनट, एक मिनट, आयरिस भी दिया हुआ है, सॉरी, सही बोले मिठू आप। नहीं नहीं नहीं, आयरिस, आयरिस सही है, परितारिका। यही परितारिका जो है ना, आंख में प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। परितारिका हम बताए थे कल के, आंख में जो प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है वो आयरिस है। हम आयरिस को नहीं देख पाए थे, दिमाग से थोड़ा उतर गया था, तो ये आयरिस होगा, परितारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आयरिस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है उसमें अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्रों अंतर पृष्ठ पर के, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर की, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर के, इनमें से सभी। इसमें क्या होना चाहिए? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्र कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, सी नंबर आप लोगों का जवाब है। चलिए देखते हैं सही है या गलत। बहुत अच्छा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, याद भी रखिएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ऐसा कौन? जरा दृष्टि दोष। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जरा दृष्टि दोष, इसको हम लोग द्विफॉक्सी लेंस से इलाज करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होना चाहिए? 2.3, 3.2? तो चलिए थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश बहुत चमकीला होता है तो पुतली कैसा बन जाता है? बड़ा। पुतली कैसा बन जाएगा जब प्रकाश चमकीला होगा? तो बड़ा के सामान्य रहती है कि छोटी बन जाती है कि इनमें से कोई नहीं? जब बहुत काफी लाइट में हम जाते हैं तो प्रकाश, जी थैंक यू, छोटी बन जाती है। ये जब लाइट में जाते हैं तो हमारा पुतली छोटा हो जाता है, जब हम अंधेरी में आते हैं तो पुतली बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका। आइरिस के शिथिलता के कारण, आइरिस के शिथिलता के कारण आइरिस जो है वो फैल जाती है, परितारिका बताए थे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पटल एक कोमल पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में से किसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली। देखिए
हाँ, पटल का मतलब हुआ दृष्टि पटल माने रेटिना। एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? कौन सा? तो प्रकाश सुग्राही। सही बोले बच्चों, प्रकाश सुग्राही कोशिका पाई जाती है, समान कोशिका नहीं। ए और बी दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिका पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जाएगी और नेत्र का आकार कैसा हो जाएगा जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं? हाँ, याद रखिए, नेत्र का आकार गोल हो जाएगा। ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक अगर गोल हो जाएगी, नेत्र गोलक अगर गोल हो जाएगी तो हम देख पाते हैं कहाँ की वस्तु को? निकट की वस्तु को, कि दूर की वस्तु को, कि 25 cm की दूरी की वस्तु को, कि इनमें से कोई नहीं। नेत्र गोलक जब गोल होते हैं तब देख पाते हैं कहाँ? निकट की वस्तु को। चलिए थैंक यू। नेत्र गोलक जब गोल हो जाता है, यानी 24-25 का सेम क्वेश्चन है ना, 24 में भी जब नजदीक की वस्तु को देख रहा है तो ये क्या हो जाता है? गोल। इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं कहाँ के वस्तु को? निकट की वस्तु को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर रेटिना कितना सेकंड तक रहता है? देखिए, अगर वस्तु को हटा भी लेंगे ना तो नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बना हुआ रहता है कुछ सेकंड तक। आप किसी को देख रहे हैं, अगर उसके तरफ से आपका नजर छुप गया इधर, तब भी आपके रेटिना पर कुछ सेकंड तक बना रहता है प्रतिबिंब। कितना सेकंड तक बोलिए तो? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। चलिए थैंक यू, 1/10 सेकंड। ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, दृष्टि निबंधन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंधन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंधन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंधन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंधन चलचित्र में कि फोटोग्राफी कैमरा सूक्ष्मदर्शी में? हाँ, दृष्टि निबंधन सिद्धांत। देखिए ध्यान से समझिए, थ्योरी किसका? साइट विजन, देखने की क्षमता को निबंधित कर देना, देखने की क्षमता को चेंज कर देना, देखने की क्षमता को दूसरे तरीका में पेश करना, देखने की क्षमता का सीधा सीधा अलग अलग जगह के लिए यूज कर देना। यह सिद्धांत किसके लिए उपयोग होगा? यही सिद्धांत किसके लिए उपयोग होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलचित्र प्रक्षेपण के लिए, कि फोटोग्राफी कैमरा के लिए, कि सूक्ष्मदर्शी में? इनमें कोई? देखिए दोनों वर्ड सेम लग रहा है, फोटोग्राफी कैमरा और सूक्ष्मदर्शी दोनों चीज सेम है, इनमें से कोई नहीं, डी तो नहीं होगा। ये दोनों सेम ही है, आपको जो डिफरेंस है उसका आंसर आप डिफरेंस वाला मार दीजिए, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे ऐसा क्या है जो काले रंग का समुच्चय? हाँ, कॉर्निया के पीछे परितारिका। ठीक, कॉर्निया के पीछे क्या रहता है? वो काला हो, उजला हो, कि गोरा हो, कैसा भी हो, लेकिन कॉर्निया के पीछे आपको बोला जा रहा है ना, तो कॉर्निया के पीछे हम लोग परितारिका बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? जब उम्र बढ़ जाता है तो मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाता है, कौन सा दोष है? और बिंदुकता के दीर्घ दृष्टि दोष, की लघु दृष्टि दोष, की जरा दृष्टि दोष? आयु में वृद्धि होने के साथ जब समंजन क्षमता घट जाती है तो क्या सब कुछ भूल जाते हैं? जरा दृष्टि दोष। सही बोले मिट्टू। जब हमारा उम्र बढ़ जाएगा तो कौन दृष्टि दोष होगा? जरा मन बूढ़ा वाला। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में दोष जब हमारा हमारा पूर्णतः गोलियां नहीं होता है तो कौन दृष्टि दोष होता है? पूर्णतः गोल नहीं होता, अबिंदुकता कुछ। हाँ, अबिंदुकता। कुछ बच्चे अबिंदुकता बोले हैं और कुछ बच्चे
सबका यही आंसर है। चलिए, अबिंदुकता सही है आप लोगों का। नेक्स्ट है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस नहीं, देखिए बच्चों, हाँ, बेलनाकार लेंस, हाँ इसी को कहते हैं बेलनाकार। गोलियां नहीं बोलिए, बेलनाकार बोलिए। गोलियां में आ गया अवतल अवतल द्विफोक्सी, लेकिन ये जो बेलनाकार है ये लेंस उसके लिए यूज किया जाता है जिसके आंख में, देखिए हम किसी वस्तु का सही और स्पष्ट फोटो नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु का या तो देख लेते हैं त्रिभुज के आकार का, या चतुर्भुज के आकार का, या वृत्त के आकार का, या अदर अदर साइज का अगर वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को हमारा आंख जो है अबिंदुकता नाम के प्रॉब्लम से प्रचलित है। हम किसी वस्तु का सही फोटो नहीं देखेंगे, देखेंगे या तो उल्टा देखेंगे या सीधा, उल्टा नहीं देखेंगे, या तो बड़ा साइज का देखेंगे या छोटा साइज का देखेंगे, या त्रिभुज के जैसा कभी फोटो दिखेगा या कभी चतुर्भुज के जैसा। इस अवस्था में इस आंख में दोष है, इस अवस्था में इस आंख में दोष है, कौन सा, अबिंदुकता। और उसको दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का चश्मा यूज करते हैं। दूर दोष रहित नेत्र 25 सीएम और अनंत के बीच रखे वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। दोष रहित मतलब जिसमें बीमारी नहीं है, वह 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो दृष्टि परिसर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, रेंज। मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, हमारे आंख दो है तो दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में उपस्थित रहते हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है, कितना होता है, अधिकतम 360 डिग्री। जान लीजिए शिकार करने वाले पशु के जो दृष्टि क्षेत्र होते हैं 360 डिग्री, अर्थात अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी। चलिए थैंक यू, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समान दृष्टि के लिए निकट दृष्टि दो, हाँ 25। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में कौन चश्मा आप लोग लगाएंगे, उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है कहां तक की वस्तुओं को, दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तु को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, दुधिया और धुंधला हो जाना। थैंक यू, क्वेश्चन सब अच्छा है ना। चलिए अगला, जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, जरा दृष्टि दोष, वाह, नेदरलैंड्स की समंजन क्षमता का घट जाने के कारण नेदरलैंड्स की समंजन क्षमता घट जाती है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, दीर्घ दृष्टि दोष किसका, किसका बच्चों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना कि बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, कि नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना मतलब बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो दीर्घ दृष्टि दोष कहलाएगी। दीर्घ दृष्टि दोष में हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाता है, अधिकतम अधिकतम बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, अभिनेत्र लेंस की, एक मिनट हाँ।
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा कमी वृद्धि किया जाता है? पक्षाभित पेशियां होता है, जिससे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या ज्यादा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा जिसको एक आंख है? याद रखिएगा 150 डिग्री। जिसको एक आंख है वह 150 डिग्री ही देख पाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? एक आंख वाले व्यक्ति को सारा संसार देखिए कैसा दिखेगा। अगर किसी के पास ओनली वन आई है तो सारा संसार ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा, ऐसा। इसी को कहते हैं टू बीम, टू डायमेंशनल, द्विविमीय दिखेगा। कैसा दिखेगा? द्विविमीय। अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं? त्रिविमीय। चलिए नेक्स्ट। हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। हमारे दो आंख जो सिर पर स्थित है तो कैसा दिखता है वस्तु? अभी तुरंत बोले हैं, कैसा दिखेगा? त्रिविमीय। चलिए नेक्स्ट। त्रिविमीय, टू डायमेंशनल थोड़ी दिखेगा, त्रिविमीय दिखेगा। चलिए नेक्स्ट। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, कि वास्तविक प्रतिबिंब में, किन में से कोई नहीं? रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रतिबिंब में प्रकाश को प्रतिबिंब बना देगा, कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है या विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। प्रकाश को ये विद्युत सिग्नल में चेंज कर देता है। रेटिना प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम क्या बताए थे कल, आप लोग भूल रहे हैं। प्रकाश रेटिना को क्या करता है? रेटिना को, प्रकाश को क्या करता है? रेटिना में बहुत सारी झिल्लियां होती है, जो जितना भी रेटिना में झिल्लियां है, ये प्रकाश की किरणों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में किसको? हमारे वस्तु को, हमारे वस्तु से जो प्रकाश चलती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है हमारा 46 नंबर का। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्र दान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा कितना होना चाहिए? 10 बरस का, 25 बरस का और 60 बरस का। क्योंकि आपको पता है नेत्र का जो साइज कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो जब नेत्र का साइज सेम रहता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो आप किसी भी उम्र में नेत्र दान कर सकते हैं। चलिए, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र दान करना चाहिए? 4 से 6 घंटा। कंफर्म? चलिए देख लेते हैं। हाँ, बी नंबर कंफर्म। चलिए, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग के पीड़ित, की मधुमेह का रोगी, की दमे का रोगी, की बी और सी दोनों? देखिए, संक्रामक रोग से अगर कोई पीड़ित है तो ये केवल नहीं करेगा दान। मधुमेह और दमे का बीमारी है तो उसमें आंख खराब थोड़ी होता है, मधुमेह में आंख थोड़ी खराब होता है, दमा में थोड़ी आंख खराब होता है। इसलिए डी नंबर होगा। क्लियर? निम्न में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? एड्स से पीड़ित पीड़ित व्यक्ति अपना नेत्रदान कर सकता है। एड्स वाला व्यक्ति दमे से पीड़ित कर सकता है, मधुमेह से पीड़ित कर सकता है, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति कर सकता है। केवल जो चश्मा पहनता है वही तो व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्या क्या होना चाहिए? चश्मे ठबल नहीं बच्चों, यहाँ आपको देखिए कंफ्यूजन थी हम लोगों को। यहाँ चश्मा वाला व्यक्ति भी कर सकता है क्योंकि उसका वही आंख ठीक है। मधुमेह वाला व्यक्ति का तो ये दोनों का तो सही है, चश्मा वाला व्यक्ति का भी आंख सही रहता है। केवल एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, तो आप जानते हैं ना एड्स एक संक्रामक रोग है। एड्स एक संक्रामक रोग है, इसलिए इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के आंख का। तो याद रखिएगा किस व्यक्ति के आंख का यूज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? विकासशील देशों में, तो ये बात आपको बहुत अच्छा है जो याद रखना है। तो अभी जो विकासशील देश है, हमारा देश है, इसमें कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? 3.5 करोड़। बहुत अच्छा, तो आज से याद रखिएगा 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। चलिए, अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है,
माने दूर और बस नजदीक की वस्तु को देख पाता है। किसके कारण? समंजन कहलाता है कि लेंस मोटा, लेंस पतला, सिलेरी पेशियां सिकुड़ जाती है। इसमें क्या होगा? समंजन क्षमता के कारण दूर या नजदीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? नीला, बैंगनी, लाल, पीला। लाल। चलिए, थैंक यू। लाल रंग का क्यों क्यों किया जाता है इसका यूज? क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो जो रंग अधिक विचलित होता है उस रंग को क्या कहते हैं? बैगनी। सी नंबर। कौन कौन है बैगनी इसमें? गौरव तो बैगना है, बैगनी थोड़ी। हाँ। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रकाश जिस झिल्ली से होकर, चलिए चलिए, थैंक यू, आप लोग याद करते हैं। कॉर्निया कहेंगे कि पुतली कहेंगे, क्या कहेंगे? इस दोनों में कंफर्म होइए, कॉर्निया कहना है कि पुतली? कंफर्म है? कंफर्म। चलिए, थैंक यू। कॉर्निया, कॉर्निया वाले सही है। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाती है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? प्रिज्म से अगर प्रकाश की किरणों को गुजर आए, लाल रंग का विचलन सभी रंगों से कम होता है। थैंक यू, सही बोले बाबू। लाल रंग का विचलन सभी रंगों से कम होता है। क्या हुआ? विचलन। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं तो कितना रंग में विभेदित हो जाता है? 7 रंगों में। 7 रंगों में किसका विचलन सबसे कम दिख रहा है? 7 रंगों में विचलित, इससे इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? सबसे कम की सबसे ज्यादा? लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम की सबसे ज्यादा? प्रिज्म से होकर प्रकाश जब श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो 7 रंगों के विचलन में सबसे कम विचलन किसका होता है? देख लीजिए, यहाँ पर आप एक डिफिनेशन देख लीजिए, याद रखिएगा आज से। प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए था ऐसे। देखिए बच्चों, प्रकाश की किरणों को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है? ऐसा नहीं जा करके ये विचलित हो गया है। तो पहला विचलन देखिए, लाल रंग से इतना डिग्री का, अब बैगनी रंग का इतना डिग्री का, तो सबसे कम विचलन किसका दिख रहा है? लाल रंग का कि बैगनी रंग का? अब देख करके बताइए। हम और एक इसमें डिफिनेट करते हैं, देख लीजिए। ये हुआ भी, ये हुआ आर, भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। बेबी गोल माना हुआ बैगनी, आसमानी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो किसका ये हुआ विचलन? को ये विचलन, ये हुआ विचलन, ये भी विचलन। तो ये ज्यादा किसका दिख रहा है? बैगनी का, वायलट का। और कम किसका दिख रहा है? तो लाल का। तो किसका विचलन सबसे कम होगा? लाल का। अब समझ गए? याद रहेगा? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है?
चुजा मतलब बच्चा। शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। कंफर्म। चूजे की दृष्टि पटल में कौन सा कोशिका नहीं होता है? तो शंकु कोशिका। अच्छा, शंकु कोशिका रहता तो क्या होता? छौर और शंकु ये क्या करते हैं पता? प्रतिबिंब के कलर और साइज को दिखाने का काम करता है। प्रतिबिंब के कलर और साइज को ये कंट्रोल करता है। तो चूजे के आंख में जो ये शंकु कोशिका नहीं रहते हैं, जिस वजह से किसी वस्तु का इसको सही सही स्पष्ट कलर नहीं दिख पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टडी, लेकिन फिर से कर लीजिएगा एक बार बढ़िया से। किसी कोलाइडी विलियन से प्रकाश पुंज गुजरने पर कैसा दिखता है? किसी कोलाइडी विलियन से अगर यह एक विलियन है, इस कोलाइडी विलियन से प्रकाश की किरणें गुजर रही है, तो कैसा दिखेगा प्रकाश पुंज का मार्ग? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखता है, दिखाई देता है। प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देता। प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखता है। दिया गया कथन सत्य है। धुंधला कंफर्म है। प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई देगा, कंफर्म है। मार दे सी नंबर। चलिए देख लेते हैं। गलत हो गया सब, सबका गलत हो। आप अगर बाइक से अगर कुहेसा में जाते हैं तो आपको कैसा दिखता है? हाँ दिखता है धुंधला। कोलाइडी का मतलब हुआ उससे भी, मैंने कहने का मतलब है कि ओस जो होता है उससे भी। जैसे एक दूध के बर्तन में हम अगर दूध के बर्तन में आप पूरे पानी के बर्तन में डिटोल डाल दिए, पानी में अगर डिटोल डाल दिए तो आपको पानी के अंदर का सब कुछ दिखता है? नहीं दिखता, वो व्हाइट हो जाती है डिटोल देने के बाद। आज आप दे करके देखिएगा, एक कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें डिटोल डाल दीजिएगा और गिलास के इस पार से उस पार देखने का प्रयास कीजिएगा, पता चलेगा हमें कोई वस्तु नहीं दिख रही है। कंफर्म हो गया आप? उसी को कोलाइडी विलियन बोलेंगे। जब आप प्रकाश की किरणों एक गिलास में अगर दूध ये डिटोल दीजिएगा, पानी एक गिलास ले लीजिएगा, थोड़ा सा डिटोल आज खरीद लीजिएगा, सब प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको गिलास के इस पार से उस पार नहीं दिखेगा, मतलब प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता है। प्रकाश पुंज का मार्ग, सॉरी ये क्या है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन। अच्छा चलिए नेक्स्ट, अगला इसको हम फिर से डील करेंगे। अगला आइए। घने जंगल से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश पुंज को परिकर्णित कर देता है। प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? देखिए, देखिए क्या होता है बच्चों, जब घने जंगल से होकर प्रकाश पुंज गुजरता है। अब जंगल से प्रकाश पुंज गुजरना का क्या मतलब? घने जंगल में प्रकाश जो है ऊपर, नीचे पौधा होता है और ऊपर बहुत सारे कुछ ही क्षेत्र से मतलब कुछ ही ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब जिसको जंगल खाली छोड़ता है, नहीं तो पूरे पौधे से सब घने होते हैं। पूरा पौधा चारों तरफ छाया रहता है। उसमें अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें उस पौधों पर पड़ती है, तो पत्तियों से होकर प्रकाश की किरणें नीचे धरती पर पहुंचती है, पतरी के झुरमुट से। मैंने कहने का मतलब है कहीं पर अगर छोटा सा जगह मिल गया तो उससे होकर के प्रकाश की किरणें नीचे आती है, तो नीचे गुजरती है, तो वायु कण प्रकाश पुंज को परिकर्णित कर देता है। वायु कण क्या करती है? प्रकाश पुंज को परिकर्णित कर देता है। वायु कण प्रकाश पुंज वायु का जो ये कण है, वायु का जो कण है प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देते हैं। जैसे आप अंधेरी घर में देखे हैं ना, आपका घर बंद है, एक कॉर्नर में अगर सूरज उगती है तो देखते हैं ना प्रकाश की किरणें आती है ना, ये परिकर्णित कर देती है, प्रकाश की किरणों को परिकर्णित कर देता है। और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। प्रकाश प्रकाश के आने के रास्ता को आप देखते हैं, धूल के माध्यम से पूरा स्पष्ट देखते हैं। इस प्रभाव को कौन प्रभाव कहते हैं? एक प्रकाश का विसरण के प्रकाश का विक्षेपण के टिंडल की प्रकाश का विक्षेपण क्या होगा? कौन सा प्रभाव होगा बाबू, फास्ट बोलिए। टिंडल बोले, टिंडल मार दे सी नंबर। ओके, चलिए टिंडल, हाँ आप लोग सही बोले। चलिए, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस रंग पर निर्भर करता है?
परिकीर्णक, हाँ, आप जब देखे धुलकन को घूमते हुए तो वह किस रंग पर निर्भर करता है? किस रंग का आपको धुलकन, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला, किस रंग का? व्हाइट, उजले रंग का दिखता है। अब चलिए परिकीर्णित करने वाले कणों के स्वभाव पर, परिकीर्णित करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, परिकीर्णित करने वाले कणों के भौतिक गुण पर, परिकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर, क्या होना चाहिए? साइज पर। परिकीर्णित करने वाले साइज पर, परिकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करेगा कि कितना साइज है परिकीर्णित करने वाले कण का। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम से के किस गुण पर निर्भर करता है? हाँ, तारों का टिमटिमाना जो है ना, वायु के किस गुण पर, माध्यम पर निर्भर करता है? वायु के किस गुण के माध्यम पर निर्भर, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? कौन सा गुण? ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, वायु का अपवर्तनांक स्थिर रहता है, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक घटता है। देखिए, लेयर क्या होता है? ऊपर निर्वात है, सबसे ऊपर जो है निर्वात है, याद रखिएगा, सबसे ऊपर क्या है? निर्वात। निर्वात से नीचे क्या है? हवा। हवा के ऊपरी परत क्या है? गर्म। फिर नीचे वाली परत क्या है? ठंडा। समझते जाइए। तो निर्वात में से प्रकाश का वेग स्पीड रहता है, फिर अस्थिर हो जाता है, फिर उससे अस्थिर हो जाता है, धरती तक आने आने में बहुत अस्थिर हो जाता है, क्योंकि ये हुआ विरल। पहले बार निर्वात है तो निर्वात हुआ विरल, और उससे हवा में प्रवेश किया तो हो गया सघन, फिर गर्म हवा में प्रवेश किया तो ये है विरल, और ठंडा हवा में प्रवेश किया तो ये हो गया सघन। तो जब इस हवा से इसमें प्रवेश किया, इसमें प्रवेश किया, इसमें प्रवेश किया, तो तारे का टिमटिमाना दिखाई देने लगा, और तारे का टिमटिमाना जब दिखाई देने लगा तो अब आप क्या कहेंगे? ऊपर से नीचे की ओर अपवर्तनांक बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऊपर से नीचे की ओर अपवर्तनांक घट रहा है। घट रहा है कि बढ़ रहा है? कंफर्म होकर के बोलिए। ऊपर से नीचे का अपवर्तनांक बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऊपर जितना अपवर्तनांक था, यहाँ विरल माध्यम था, यहाँ आके सघन माध्यम हो गया, तो घटा कि बढ़ा? बढ़ेगा। नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, ऊपर से नीचे वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है। ए नंबर। चलिए नेक्स्ट। प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्यों? प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंग का क्यों दिखेगा? इसका क्या रीजन है? प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं होता। सूर्य, यहाँ देखिए, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। हाँ, ये नंबर, ये कौन कौन बोले थे? सी नंबर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्यों? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में क्यों अंधेरा दिखता है? रात में अंधेरा क्यों दिखता है वायुमंडल के ऊपरी परत? क्या? बोलिए बोलिए। सूरज की किरणें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती, सही। जैसे आप एक दीपक को देखे हैं ना, दिया को, क्या होता है इसमें? एक दीपक को आप लोग देखे होंगे, ठीक है? ये जब जलती है, ये जब जलती है दीपक, ठीक है, तो देखे होंगे यहाँ पर ही रोशनी नहीं होती है, इस भाग में रोशनी नहीं होता है। ऐसे ही सूरज है, सूरज तो आसमान में निकला हुआ है, तो सूरज के पीछे का जो भाग है, यहाँ इस भाग में आपको लगेगा कि रोशनी नहीं हो रहा है, पीछे बैक वाले भाग में, आसमान में, ठीक। तो सूरज की किरणें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। चलिए, आप लोगों ने जो जवाब दिया था, सही दिया था। चलिए नेक्स्ट। धूलकणों की कमी से सूर्य प्रकाश का परिकर्ण नहीं हो, ये क्या हुआ? सूर्य की किरणें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है ये, लेकिन अच्छा चलिए, दो ठो क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूजन में रखिए, इसको हम विशेष रूप से फिर बताएंगे। आप लोग याद रखिएगा बाबू कि ये नंबर 157 नंबर का क्वेश्चन था आप लोगों के सामने।
ये क्वेश्चन, किसी कोलिटी बिलियन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? 57 नंबर का, और ये कितना नंबर का अभी? 62, याद रखिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को पूरे डिटेल से फिर एक बार देखें। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कंफर्म, कंफर्म है पूरे? चलिए आप लोग सही है। अच्छा चलिए, द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होता है? देखिए द्वितीय द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष का मतलब हुआ 2 ठो इंद्रधनुष है, ठीक। तो पानी के जो बूंद होंगे उसमें कितना अपवर्तन होता है? पानी के बूंद का क्या बार अपवर्तन होगा? द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद का क्या बार अपवर्तन होगा? 1 2 3 4, क्या बार? बोलिए। प्रकाश की किरणों का जब एक इंद्रधनुष बनता है तो एक बार होता है, द्वितीय द्वितीय जब 2 बार बनेगा तब कितना बार होगा? 2 बार। चलिए ऐसे भी आप आंसर एक बार देख लीजिए, आप लोग सही बोल रहे हैं या नहीं। चलिए ऐसे भी याद रखेंगे, द्वितीय इंद्रधनुष का मतलब हुआ 2 बार, द्वितीय इंद्रधनुष का मतलब हुआ 2 इंद्रधनुष, आप लोग सही पकड़े। और दोनों इंद्रधनुष में अगर बूंद से एक इंद्रधनुष बनती है तो एक बार प्रकाश अपवर्तित होता है, अगर 2 इंद्रधनुष बन रहा है तो क्या बार होगा? 2 बार। चलिए आप लोग सही बोल दिए बाबू। चलिए, जब पानी की बूंद के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है? जब पानी की बूंद के भीतर एक ही पूर्ण, पानी के बूंद के भीतर, यहाँ देखिए यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, ये ना पानी की बूंद, पानी की बूंद है, इसके भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन हो जाए, पूर्ण परावर्तन हो जाए, एक बार पूर्ण परावर्तन हो जाए तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष का नाम अभी तुरंत याद रखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या याद रखिएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष। ए नंबर, जो जो ए नंबर बोले थे उसका देख लेते हैं सही है कि हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला, सॉरी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप लोग सूर्योदय देखे हैं ना, सूर्यास्त देखे हैं ना, उसके आधार से बोलिए ना, गोलाकार की, अंडाकार की, चपटा की, घनाकार, घन के आकार का दिखेगा, ऐसा? ऐसा दिखता है क्या? कैसा? ऐसा? ऐसा कि ऐसा? 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 कैसा? सूर्य ऐसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना? वाह, बढ़िया है। हाँ, तो इस टाइप का जब सूर्य दिखता है तो इसको गोलाकार कहेंगे कि अंडाकार की, चपटाकार की, घनाकार? चलिए थैंक यू। लेकिन इसमें चपटाकार दिया है तो गोलाकार नहीं चपटाकार बोल दीजिएगा, कोई दोनों बात सेम है, लेकिन बुक आपको उल्टा उल्टा करके दिया है तो याद रखिएगा, ऐसे भी चपटा लगता है देखने में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। चपटा नहीं लगता है? चपटाकार, चपटा जैसा, रोटी जैसा चपटाकार है ना, है ना? क्या बोले बाबू? चपटा है ना, प्लेट जैसा है ना, प्लेट जैसा, इसीलिए उसका नाम चपटाकार रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, उतना कंफ्यूजन नहीं लेना, लेकिन याद रखिएगा गोलाकार हम नहीं बोलना है, चपटाकार बोलना है। गोलाकार माना हुआ कि आपको गोला जैसा दिखता है, लेकिन सूर्य जो है गोला जैसा देखने में, लेकिन चपटाकार लगता है, गोला जैसा नहीं है जरूर वे गोले जैसा है, लेकिन देखने में लगता है चपटा के जैसा लगता है। हमारे पृथ्वी को देखिए तो अब पहले क्या सिद्ध हुआ था कि हमारा पृथ्वी जो है चपटा है, प्लेट जैसा है, लेकिन बाद में प्रूफ हुआ कि ये गोलाकार है, हमारा संतरे के जैसा है। ऐसे ही ये
सूर्य का साइज उस टाइम में आपको लगेगा देखने में चपटा जैसा, याद रख लीजिएगा इतना ही। जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों का आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है, ध्यान से, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो आवेश कंपन करने लगता है। आवेश क्या करता है? कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होती है। कंपन से प्रकाश उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में फैलने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ती है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है। जब प्रकाश वायु के कण पर पड़ेगा तो कणों में जो आवेश है, कण में कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 100 तरह का कण है। जितने भी पदार्थ हैं उसमें 100 तरह के कण है। वायु है ना, तो उसमें भी 100 तरह के कण है। तो जब प्रकाश वायु के कण पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगते हैं। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितने भी कण है। और कंपन से प्रकाश निकलता है। उस कंपन के फलस्वरूप क्या निकलते हैं? प्रकाश निकलते हैं। कंपन से क्या निकलते हैं? प्रकाश निकलते हैं। कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। वह प्रकाश चारों तरफ सभी दिशा में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? बहुत बड़ा डेफिनेशन था, लेकिन याद रखना है केवल ये एक बात, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, तो वायु के कण से टकराकर विभिन्न दिशा में फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन ही कहते हैं। प्रकाश का वायु के कण से टकराकर विभिन्न दिशा में फैलने की घटना। चलिए, हाँ, आप लोगों का आंसर सही है, ये नंबर। अब बोलिए तो दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम किरण पर गुजरने पर, दूध और शुद्ध पानी से अगर हम लेजर बीम गुजारेंगे तो क्या हो? दूध से गुजारिए लेजर को और शुद्ध पानी से गुजारिए लेजर को, क्या होगा? पानी में परिकीर्णन होगा कि दूध में परिकीर्णन होगा? क्या होगा? सी नंबर, पानी में परिकीर्णन होगा। आप चापाकल चला दीजिएगा, इधर से लाइट जलाइएगा और दूसरी तरफ पर्दा दे दीजिएगा, देखिएगा कि पानी का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। दूध में भी यही होता है। तो सी नंबर से आप संतुष्ट हैं? कंफर्म? कंफर्म है? चलिए देख लेते हैं। कहाँ कंफर्म है? क्या हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन से सेम 57 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, है ना? तो इसको याद रखिएगा कि दूध में प्रकीर्णन होता है। अच्छा, क्वालिटी वाला एक बार हम फिर से आप लोगों को देख करके एक बार फिर से हम इसका डिटेल लेंगे। क्वालिटी में थोड़ा कंफ्यूजन है सभी बच्चों को, क्वालिटी का एक बार फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा? कंफर्म? तो चलिए सही है आप लोगों। कांच का पर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए क्या होता है? कांच का पर्तनांक लाल, हरा, पीला। तो आप कांच का पर्तनांक देख लीजिए, सभी रंगों के लिए क्या होता है? समान कैसे होगा? कांच का पर्तनांक सभी रंगों के लिए, अलग अलग रंग के लिए। तो अलग अलग रंगों के लिए आप क्या पढ़े हैं? यहाँ देखिए, ये है ना प्रिज्म। तो प्रिज्म एक तरह का कांचे न है, तो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग न विक्षेपण होगा। प्रिज्म में क्या होता है? अलग अलग रंगों का अलग अलग विक्षेपण होता है ना। तो दे देंगे, कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है अपवर्तनांक। क्लियर? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस में? लाल में कि पीला में कि बैगनी में कि आसमानी में? याद रखिएगा बैगनी में। क्या याद रखिएगा? बैगनी। हाँ, बैगनी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ हाँ,
कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम? तो जब बैगनी के लिए अधिकतम तो लाल के लिए न्यूनतम, याद रखिएगा। बैगनी के लिए अधिकतम तो लाल के लिए न्यूनतम, यही ना। बैगनी का उल्टा लाल। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उल्टा कर दे दिया जाए तो सातों रंग कैसा बन जाएगा? थैंक यू। श्वेत। आप लोग न्यूटन साहब की इस थ्योरी को पढ़े होंगे, न्यूटन साहब के थ्योरी को पढ़े होंगे। कंफर्म की गलत? कंफर्म, पूरे कंफर्म, बढ़ जाए। चलिए आप लोग सही हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं बच्चों। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इसके इनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य है। एक ही तरंग दैर्ध्य है, इनकी ऊर्जा समान है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो वह अलग अलग दिखलाई देता है, क्योंकि इनके अलग अलग क्या है? तरंग दैर्ध्य है कि एक ही तरंग दैर्ध्य है कि इसकी ऊर्जा समान है कि इनमें से कोई नहीं। इसके अलग अलग तरंग दैर्ध्य है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है इसलिए ना, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है इसलिए ना। देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है ना, जिस वजह से क्या होता है? बी एक ही तरंग दैर्ध्य है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य है, अलग अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, क्योंकि इनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य है। ए नंबर से सब कंफर्म है क्या? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए आप लोग सही हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है। उस वस्तु का वर्ण होगा, जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और लाल रंग को वह अपवर्तित कर देता, परावर्तित कर देता है, तो कैसा दिखेगा वस्तु? याद रखिएगा, जिस रंग को अपवर्तित कर देता है, वो परावर्तित कर देता है, उसी रंग का वस्तु दिखेगा। जिस रंग को परावर्तित कर देता है उसी रंग का वस्तु आपको दिखेगा। कैसा? लाल। चलिए याद रखिए, अगर बैगनी रंग को परावर्तित करता तब, अगर आसमानी रंग को परावर्तित कर देता तब, नहीं, जब आसमानी को कर देता तब कैसा दिखता? और जब पीला रंग को कर देता तब? जब प्रकाश की किरणें जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़े और किसी एक रंग को वह क्या करे? अपवर्तित कर दे। जैसे लाल रंग को अपवर्तित नहीं, परावर्तित कर दे। लाल रंग को हम शर्ट पहने हुए हैं और हमारे शर्ट से लाल रंग के किरण को अगर परावर्तित कर दे प्रकाश की किरणें, तब हमारा शर्ट लाल दिखेगा आपको, नहीं तो हमारा शर्ट दिखबे नहीं करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट। नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर वह वस्तु कैसा? हाँ, आप नीला रंग का कोई वस्तु आज लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाबू बात नहीं, जब बहुत बच्चा का झाइल और बज रहा है बैकग्राउंड में, झाइल वाला सब बंद कर लो आवाज। हाँ वही तो, झाइल पीपी बज रहा है। हाँ अच्छा, अभी छोड़ दीजिए वीडियो को, लेकिन देखिए जितना देर जिसके जिसके बैकग्राउंड में, सुनिए बाबू, जिसके बैकग्राउंड में हल्ला हो रहा है वो केवल आंसर टू बोलने के बाद बंद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अदर बच्चा को दिक्कत हो जाता है, ठीक है, सुन नहीं पाते हैं। तो चलिए, नीले वर्ण की प्रकाश से हरा वर्ण की वस्तु को देखिएगा। आज क्या कीजिएगा, नीला रंग का जो है कोई वस्तु लीजिएगा, ठीक है। हर मतलब नीला रंग का वस्तु आप लोग क्या लीजिएगा, आप लोग जाइएगा आज खरीद लीजिएगा वो सजावट वाली दुकान पर सभी रंग का पॉलीथीन, 2-3 रंग का पॉलीथीन आप लोग खरीद लीजिएगा, 10 रुपया में तो देगा ना। हाँ आज अभी ये खरीद लीजिएगा 7 बजे, ठीक है, 7-8 बजे। पॉलीथीन जो सजावट में लाते हैं आप लोग,
जिसका आर पार आप लोग देख सकते हैं। ऐसा पॉलीथीन, आर पार देखने वाला पॉलीथीन होता है ना सजावट वाला दुकान पर, उस पॉलीथीन को ला करके आप क्या कीजिएगा, नीला वाला पॉलीथीन से हरा वाला पॉलीथीन को देखिएगा। नीला वाला पॉलीथीन को अपने आंख तरफ लीजिएगा, चश्मा बना लीजिएगा नीला पॉलीथीन का, और हरा वाला पॉलीथीन को देखिएगा। देखने पर कौन सा रंग लगता है आपको देखने में, हमको बताइएगा। क्लियर? फिर लाल पॉलीथीन से ब्लू वाला पॉलीथीन को देखने का प्रयास कीजिएगा। लाल से, यही तो ब्लू तो है ही। फिर रेड से ब्लू को देखने का प्रयास कीजिएगा, रेड से ग्रीन को देखने का प्रयास कीजिएगा, और सबको लिखिएगा। आप 7 कलर का पॉलीथीन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2-3-4 कलर का पॉलीथीन लाइएगा। एक पॉलीथीन से दूसरे पॉलीथीन को देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर लाल से देखे नीला को तो कैसा लगता है देखने में, लाल से देखेंगे हरा को तो कैसा लगता है देखने में। इन सब प्रैक्टिस को लिखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका तब सही सही आप जवाब दे पाएंगे। आज ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और लिख करके हम, हाँ हम वीडियो कॉल पर देखेंगे कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल करते हैं आप लोग आज की नहीं, ये चीज हम देखेंगे वीडियो कॉल पर। चलिए, नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को जब प्रदीप्त करने पर, या टॉर्च भी, या टॉर्च ले लीजिएगा, ठीक है, और टॉर्च के ऊपर में पॉलीथीन बांध दीजिएगा। लाल वाला पॉलीथीन टॉर्च के शीशा पर बांध दीजिएगा और टॉर्च को जलाइएगा। ठीक है, देखिएगा कौन कौन वस्तु किस रंग का दिखता है। 8-10 तो कॉपी आप अपने सामने रख लीजिएगा, किसी कॉपी का पेज ब्लू वाला, किसी कॉपी का पेज लाल वाला, किसी कॉपी का पेज हरा वाला पेज ले आइएगा। आप अपने आसपास के कचरा से उठा लीजिएगा ये सब कलर का, आप उस पर टॉर्च जलाने का प्रयास कीजिएगा। शाम में कीजिएगा प्रैक्टिस। तब अगर दिन में कीजिएगा तो पॉलीथीन वाला कीजिएगा, अगर रात में कीजिएगा तो टॉर्च जला जला करके देखिएगा। आप टॉर्च के माध्यम से देखिए। क्या बोले बाबू? हाँ हाँ, मैंने जैसे आप अपने पॉलीथीन को, मैंने पॉलीथीन को बांध दीजिएगा टॉर्च के शीशा में। ठीक है, किस कलर के पॉलीथीन को, जितना कलर का आप पॉलीथीन खरीदे हैं एक एक कलर को आप बांधिए। हाँ बोलिए। हे, नैन्सी तो है ही है, उसके दुकान में तो बहुत पन्नी होगा, आज सब लूट लेना। अच्छा, लूटना नहीं है, जा करके नैन्सी के दुकान से ही खरीद लीजिएगा और सब लगा दीजिएगा। हाँ, गिफ्ट जो पैक करते हैं उसका जो कलर होता है, आप उसके, हाँ आप उसके ऊपर पॉलीथीन लगा लीजिएगा टॉर्च के ऊपर, और रोशनी को दीजिएगा सभी वस्तुओं पर। आप लाल रंग पर उसका दे करके देखिएगा, फिर ब्लू रंग पर दे करके देखिएगा, हरा रंग पर, फिर पॉलीथीन चेंज कीजिएगा टॉर्च का, देखिएगा सबका कलर कैसा दिखता है। उस कलर को लिखिएगा। लाल से ब्लू को देखे तो कौन सा रंग हो गया, उसको लिखिएगा। रेड प्लस ब्लू बराबर कौन सा रंग। ठीक है, ऐसा आप सब रंग को जोड़ जोड़ करके आप देखिएगा कौन सा रंग बनता है। तो बोलिए, तो नीला रंग से देखेंगे हरा को तो कौन सा रंग दिखेगा? नीला से अगर हरा को देखेंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा तो पूरा याद हो जाएगा कौन सा दिखेगा। प्रैक्टिस करने पर याद हो जाएगा ना। हाँ, नीला से हरा को देखिएगा, देखिएगा कौन सा रंग होता है। अभी हम आपको याद कराएंगे, रटाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और मजा आएगा। चलिए, बी नंबर काला जो बोला था सही है बाबू, लेकिन काला रखने से क्या फायदा, इससे बढ़िया एक बार देख करके ट्राई करना। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है। अच्छा, पेड़ का पत्ता हरा रंग का क्यों दिखता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, आपको हम इस साइंस में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिजिक्स में। ठीक है, पेड़ का पत्ता हरा रंग का क्यों देखने में हो जाता है? वाह, थैंक यू। नहीं, ये तो बायो का क्वेश्चन हो गया कि क्लोरोफिल। आपको ये बताना है कि क्यों ये हरा दिखता है। क्योंकि ये हरा रंग के प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। हरा रंग के प्रकाश की किरणों को क्या करता है? हाँ, हरे रंग को ये परावर्तित कर देता है। तो हरा रंग को परावर्तित कर देता है, इसलिए हरा दिखता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आप लोगों का सही है कि गलत, चलिए देखते हैं। बाबू हल्ला नहीं, जितना देर क्वेश्चन उतना देर ही माइक म्यूट। आइए, लाल गुलाब को हरे रंग में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? हाँ, गुलाब के फूल को भी आप हरा वाला पॉलीथीन से देखिएगा, कैसा लगता है देखने में। आज आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस आप लोग वीडियो एक बार निकाल लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस हम दिए आप लोग देखिएगा। चलिए, हम रटने का इसमें काम नहीं करेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? प्राथमिक वर्ण, जिससे जिससे चेंज हो जाएगी दूसरा रंग, उसको प्राथमिक प्राथमिक रंग कहिएगा। हरा है, हरा, यहाँ हरा होता है। हाँ, हरा नहीं होगा, हरा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं, और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण क्या कहलाता है? देखिए, अगर हम लाल, नीला और हरा को मिला देंगे ना तो उजला कलर बन जाएगा। लाल, हरा और नीला को मिला देंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा? अब एक ठो कलर को आप हटा करके देखिए, ठीक है? या तो हरा को हटा दीजिएगा। हाँ, अभी देखिए, हरा को हटा दिए हैं, हरा के साथ और कोई हट गया। हाँ, अभी हरा हटा हुआ है ना, हरा रंग हटा हुआ है ना, तो लाल और नीला मिल करके कौन रंग बनेगा? अब लाल को हटा दिए, लाल हटा दिए, नीला और हरा मिल करके कौन सा बनाएगा? फिर हम नीला हटाएंगे, तब लाल हरा मिल करके कौन रंग बनेगा? तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2-2 रुपया चंदा लगा लीजिएगा, और छोटा सा वाटर कलर रंग आता है, वाटर कलर पेंटिंग बॉक्स वाला रंग, उसमें 3 ठो रंग खरीदिएगा, लाल, नीला, हरा। ठीक, 3 ठो कप लीजिएगा, प्लेट, उसमें लाल और हरा को मिला करके देखिएगा कौन रंग बनता है। लाल और हरा कम कम रंग लीजिएगा, जितना लाल लीजिएगा उतने हरा, और दोनों को मिला करके देखिएगा कौन सा रंग बनता है। फिर लाल को, फिर दूसरा कटोरा में नीला और हरा को दे करके देखिएगा, फिर अगला कटोरा में लाल और हरा को नीला और लाल को लेकर के देखिएगा, तब देखिएगा कौन कौन रंग बनता है, उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। यही हुआ आपको प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है, ये वर्ण हुआ। और इस प्राथमिक वर्ण से होता क्या क्या है, ये चीज आपको पता चलेगा। तो 3 प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं, और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं। तो एक वर्ण को घटाने पर कौन सा वर्ण बनेगा? मिश्र वर्ण की मैजेंटा, सियान तथा ए बी दोनों मिश्र मिश्र वर्ण होगा कि मैजेंटा, सियान तथा नीला होगा कि ए बी दोनों? ए बी, सी नंबर, ये सी नंबर बाबू, सी नंबर, बी नंबर कि सी नंबर? फर्स्ट तो मिश्र वर्ण होगा ही, उसके बाद आपको ये देखना मैजेंटा होगा कि सियान होगा कि नीला, ये सब होगा कि नहीं होगा, ये आपको लास्ट में, ये आपको लास्ट में देखना है। पहले तो आपको ये होगा ही, कंफर्म है कि आप तीनों रंग को मिलाएंगे तो मिश्र वर्ण वर्ण तो हुआ है। अब 2-2 रंग को मिलाइएगा, देखिएगा कौन सा रंग बनता है, मैजेंटा बनता है कि सियान बनता है कि नीला बनता है। ये आप पर निर्भर करता है बाबू, हम याद रखने वाला बात इसमें नहीं करेंगे, कभी भूल हो जाएंगे। आप अगर देख लीजिएगा तो याद रहेगा। क्लियर? हाँ, आपका सही है, सी नंबर, ए बी दोनों। चलिए, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला और हरा को मिलाने पर कौन रंग? आप लोग याद नहीं करिए, इसको देख लीजिएगा आज। लाल तथा नीला को मिलाने पर कौन सा? आप लोग, आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। 10-20 रुपया में कुछ नहीं जाता, आपका 15 रुपया में वो रंग आती है। सब मिला करके अपना खरीद लेना रंग, आप प्रैक्टिस करते रहना आज भर दिन, ठीक है? जितना 2 ठो प्रैक्टिकल बताया, दोनों प्रैक्टिकल करके आप लोग अपने ग्रुप का फोटो बना करके हमको भेजिएगा, प्रैक्टिकल के टाइम का वीडियो बना करके भेजिएगा, सभी बच्चा का काम है। हाँ, जहाँ पर प्रैक्टिकल करेगा वीडियो व्हाट्सएप में हमको बना करके भेज देना। शिवांशु है एडमिन, एडमिन लिख लेना उस पर। हाँ बच्चों, हमको खुशी हुई है कि मिथुन है, मिथुन के साथ साथ शिवांशु भी है, ऋतिक। पहले तो हम ऋतिक का ही देखे थे,
बाद में मिथुन का देखे, बाद में शिवांशु का देखे। इन्होंने जो है पीडीएफ बहुत अच्छा ढंग से बना करके भेजा है, सबको मार्क्स भी भेजे हैं। बाद में सतीश का आया है। सतीश अलग अलग फॉर्मेट में बना के भेजना नहीं है, सबको एक ही फॉर्मेट में पीडीएफ कोई भी चैप्टर का है ना, प्रोबेबिलिटी बोले और उसके बाद त्रिकोणमिति बोले और कोऑर्डिनेट बोले। तो अगर एक जगह भेज रहे हैं, या देखिए त्रिकोणमिति का भेज रहे हैं तो त्रिकोणमिति ठोके फाइल में भेजिए, त्रिकोणमिति जहां लिखा हुआ हम दिए हैं उस फाइल में भेजिए। असाइनमेंट लिखा हुआ जिसमें है ना, उसमें त्रिकोणमिति लिखा हुआ है तो उसमें त्रिकोणमिति वाला डाउनलोड करना है। जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ उसमें कोऑर्डिनेट वाला डाउनलोड करना है, डालना है। और जिसमें आपको हम लिखे हैं प्रोबेबिलिटी, उसमें प्रोबेबिलिटी वाला डालना है। ये नहीं कि त्रिकोणमिति में घुसा दिया प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स, तब नहीं हुआ। जिसका जो है उसका उसी में डालिएगा, ठीक है। और एक तो पीडीएफ में सब क्वेश्चन, कुछ बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आप हेल्प ले लीजिएगा। ऋतिक को हो रहा बनाने, शिवांशु को, सतीश को, 2-3 लड़का, मिथुन को, ये सब बढ़िया बनाता है, ये सबको एक्सेलेंट मिला है, मार्क बहुत अच्छा है सबको मिला है। हम जो एग्जाम लिए वो सबका चेक किए तो सबको मार्क भेजे थे ना, 19.9, 20 में 19 आया है, 18 आया है, कुछ को 16 आया है। जिसको कम आया है उसका रीजन हम लिख दिए हैं कि क्यों आया है कम, और जिसको ज्यादा आया है तो क्यों आया है वो भी लिख दिए। इसलिए बच्चों, मार्क अगर बेहतर करना है एग्जाम में तो आप ठीक से लिखना सीखिए। तो आप लोग आज बना करके भेज दीजिएगा। हाँ, हम बोले कि जो ये सब जो आपको प्रैक्टिकल बताया है, ये आपके लाइफ के लिए ये प्रैक्टिकल बताया है, आज प्रैक्टिकल करके आप भेज दीजिएगा हमको, ठीक है। वीडियो वीडियो एक तो क्लिप होना चाहिए, 2 से 4 मिनट का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और उतना देर, जितना देर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, रंग भी लिखिएगा नीचे कि कौन सा रंग मिलाया था, कैसा हुआ। ये सब बच्चा अभी एक दिन आ जाना कोचिंग पर, सर से पूछ करके, हमसे पूछ करके नहीं, सर से पूछ करके, या तो कोचिंग पर या जहां भी आप लोगों को करना है प्रैक्टिकल अपना करिएगा। हाँ, तो 10 बजे से 5-10 मिनट पहले आकर के अपना कर लीजिएगा काम। ओके, चलिए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किस किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा कि परितारिका के द्वारा, किसके द्वारा? पक्षाभिप्रेष्य। कंफर्म, कंफर्म। चलिए, थैंक यू। क्या बोले बाबू, नहीं समझे?